नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। हाल ही में खत्म हुए मानसून सत्र के अंदर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के बाद बचे रह गए कुछ मुद्दों के डिस्कशन में आज सुबह हमने डिस्कशन किया था कच्चा तीबू द्वीप के बारे में अपनी पाठशाला पर। आज हम डिस्कशन अभी इवनिंग में क्या कर रहे हैं, तो मिजोरम की बॉम्बिंग के ऊपर कर रहे हैं। क्यों हो रही है ये चर्चा, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। आपको याद होगा हाल ही में संसद के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि वो पास नहीं हो सका। प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे बड़ी वजह मणिपुर हिंसा थी। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष का यह मानना था कि एक बार संसद के अंदर अपने संख्या बल के आधार पर यह तय किया जाए कि क्या प्रधानमंत्री के समर्थन में अभी भी सांसद हैं, तो यह प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और फाइनली प्रधानमंत्री के पक्ष में जो उनकी पार्टी है, उनके जो एनडीए के गठबंधन सहयोगी साथी हैं, उनका विश्वास बरकरार रहा और वे प्रधानमंत्री पद पर बरकरार रह गए। ये पूरी घटना हमने आपको मॉर्निंग वाले सेशन में भी ब्रीफ की थी, और अभी भी आपको अगर जानना है तो केवल हमारे पुराने सेशन से अविश्वास प्रस्ताव पर देख लीजिए। हमने काफी डिटेल में उन सबको कब वो किया है। जब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा चल रही थी तो प्रधानमंत्री के द्वारा अपने बयान में एक और बात का मेंशन हुआ। जिन जिन बातों का मेंशन हुआ वो अपने आप में अब एक चर्चा का विषय देश के अंदर बन चुके हैं, चाहे कच्चा तीबू द्वीप विवाद रहा हो या फिर मिजोरम मामला। मिजोरम को लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस या उनके सहयोगी संगठनों के द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ कहिए या फिर उनको काउंटर करते हुए प्रधानमंत्री ने 5 मार्च 1966 की एक उस घटना का जिक्र अपने बोलते समय वाक्यांश में किया, जब उन्होंने कहा कि आज भी 5 मार्च को मिजोरम के लोग अपने यहां पर शोक मनाते हैं। ऐसा क्या हुआ था मिजोरम में, तो प्रधानमंत्री के अनुसार 5 मार्च को भारत की वायुसेना ने भारत के ही एक हिस्से मिजोरम पर लोगों पर एयरक्राफ्ट से, फाइटर एयरक्राफ्ट से गोले गिराए थे, जिनमें कुछ सिविलियंस की मौत भी हुई थी। ऐसा क्या हुआ था आज के सेशन में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का यह बयान एक बार के लिए आपको सुनना चाहिए, उसके बाद हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन के सामने, और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966, 5 मार्च 1966। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है, कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी, और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे।
मेरे ही देश में, और यहां में उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में वहां के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की है। वो गांव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं, उन्हीं के कारनामे हैं। आदरणीय जी, जैसा आपने सुना, प्रधानमंत्री के द्वारा संसद के अंदर दिए गए अपने बयानों में इस विषय के ऊपर काफी जोर दिया गया कि मिजोरम पर 5 मार्च के दिन जो घटना हुई थी वो काफी ऐसी घटना थी जिसको आज भी मिजोरम के लोग याद करते हैं, उनके लिए एक ड्रेडफुल डे है और आज भी मिजोरम के लोग उस पर सरकार से जवाब मांगते हैं। लेकिन उस समय सरकार में रही इंदिरा गांधी या सरकार में रही कांग्रेस इस विषय पर आज किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होने देती है। क्या था यह मामला, क्यों मिजोरम पर हुआ था हमला, आज के सेशन में हम जानेंगे। क्या थी वो मजबूरी जिसके चलते इंदिरा गांधी जी के द्वारा गोले बरसाए गए थे, क्या गोले बरसाना ही एक विकल्प था, इसके लिए डिबेट आने वाला समय भी करता रहेगा। लेकिन इस मसले को आज के सेशन में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। जरूरी जानकारी है साथियों कि यह 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे कोडिंग इन्वेडर आपके लिए एक जबरदस्त काम कर रहा है और वो है हाई पेइंग जॉब्स के बारे में जानकारी देकर के। साथियों, जेडनेट की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार वर्तमान में 2023 में डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट की जो जॉब है वो सबसे ऊपर हाई पेइंग जॉब्स में जानी गई है, क्योंकि डाटा साइंस की जरूरत एप्पल, सैमसंग, अमेजन, बहुत सारी जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उनको अपने यहां पर डेटा का रिसर्च और एनालिसिस करने के अंदर ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो ये रीड कर सकें कि किस तरह के लोगों को किस सेक्टर में किस प्रकार के प्रोडक्ट की जरूरत है। जैसे आप अगर फोन का बात करें तो हो सकता है किसी की फोन की आवश्यकता सैमसंग के फोल्ड फोन की हो, किसी का फोन यूं खुलता हो, किसी का यूं बंद होता हो। आवश्यकता का सर्वे करना भी डेटा साइंस का काम होता है। इसी कारण हर कंपनी अपने लेवल पर डेटा साइंस को तलाश कर रही है, डेटा साइंटिस्ट की तलाश कर रही है। अगर नौकरी.com का एक अगर यहां पर रेफरेंस लिया जाए तो 1,22,741 जॉब इस समय डेटा साइंस के अंदर एक्सपेक्ट की जा रही हैं। इस विषय में कि डेटा साइंस के लिए तैयारी कैसे की जाती है, डेटा साइंटिस्ट बना कैसे जाता है, इसके लिए कोडिंग इन्वेडर बना है आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो अपने द्वारा 9 महीने के कोर्स के अंदर आपको एक ट्रस्टेड तरीके से डिलीवरी कराकर 9 महीने में प्रॉपर तरीके से डिफरेंट हायरिंग पार्टनर्स के साथ अपने 93% प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ सेफ और सिक्योर्ड तरीके से आपको पूरा डेटा साइंस का कोर्स कराता है। और इस कोर्स के अंदर लगभग 10 से 15 घंटे वीकली आपको पढ़ाई कराई जाती है और आपको ऐसे प्रोजेक्ट सॉल्व करवाए जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जॉब लगने की श्योरिटी बढ़ती चली जाती है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें 25 से लेकर 40 लाख तक लोगों ने जॉब प्राप्त किया है, फिर चाहे वे किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना रहे हों। आपको केवल आवश्यकता है ग्रेजुएट होने की, आवश्यकता नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी आती हो, नहीं है आवश्यकता कि आपको कोडिंग आती हो। ये प्रॉपर तरीके से आपको अपने सेशंस में इतने सारे महारथियों के माध्यम से आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए। बहुत सारी हार्ड स्किल्स जिनमें से पाइथन, एसक्यूएल, जुपिटर, एडब्ल्यूएस, पेंडास, ये सी काफी सारी स्किल्स हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से इस 9 मंथ के कोर्स में सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको जॉब असिस्टेंस में भी कोडिंग इन्वेडर द्वारा हेल्प की जाती है। ऐसी स्थिति में यदि आप जूनियर लेवल पर भी जॉब पाते हैं केवल 1 से 3 साल के अनुभव पर, तो भी आपका मिनिमम पैकेज 7 से 9 लाख का लगता है। ऐसा कोडिंग इन्वेडर का रिसर्च है जिसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि लोग बड़ी बड़ी साइंटिस्ट बन करके बड़े बड़े पैकेजेस पर काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। आपको क्या करना है, कैसे कोर्स एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर का एक लिंक दिया हुआ है। आप वहां जाएं और वहां से डेटा साइंस का जो कोर्स है इनका 9 महीने का वो एक्सेस करें। आपके लिए विशेष रूप से अंकित इंस्पायर इंडिया के लिए AII 40% ऑफ के लिए यहां पर शुरुआती 150 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया गया है। यानी यदि आप ये कोड लगाते हैं तो आपको कोर्स पर 40% का डिस्काउंट दिया जाता है, जिसकी वजह से आप अपना एनरोलमेंट में फीस में कमी पाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अपने लिए नए रास्ते खोलिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि मिजोरम के अंदर इस प्रकार के भयावह दृश्य बन गए थे। पहाड़ों की तरह जो आपको इमारतें ढही हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा हुआ क्या था, क्या था जिसको लेकर के आज भी बहुत दर्दनाक तस्वीरें
दिखाई जाती हैं। क्या था ऐसा जिसमें भारत के एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, वायुसेना के द्वारा इस प्रकार से लोगों के घरों पर बम गोले बरसाए गए थे, इन सबको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक बार मैप को समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आपके सामने यहां पर एक मैप दिखाया गया है। भारत के पूर्वोत्तर की तरफ आप चलें तो आप पाएंगे कि यहां पर दक्षिण की तरफ, यानी पूर्वोत्तर में दक्षिण की तरफ मिजोरम नाम से राज्य है, जिसकी सीमाएं एक तरफ बांग्लादेश से और एक तरफ म्यांमार से लगती हैं। अगर आप बांग्लादेश और म्यांमार को फोकस करें तो संभवतया आप यह भी समझने में देरी नहीं करेंगे कि यदि 1971 से पहले की बात की जाए तो संभवतया इस क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान हुआ करता था और एक तरफ म्यांमार हुआ करता था। म्यांमार में लंबे समय से लोकतंत्र नहीं है। यहां पर जिसका शासन है वो मिलिट्री है और मिलिट्री इज सपोर्टेड बाय चाइना। यानी भारत का मिजोरम इतना क्रूशियल पॉइंट है कि यहां पर एक तरफ से पाकिस्तान था 1971 से पहले। यानी अगर बात 1966 की जा रही है तो 1966 में एक तरफ जो आज बांग्लादेश है ये पाकिस्तान था, क्योंकि 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। ऐसी स्थिति में म्यांमार और पाकिस्तान के बीच का यह छोटा सा हिस्सा कितना भारत के लिए क्रूशियल था कि सरकारों को यहां पर सॉल्यूशन के रूप में गोले चलाने पड़े थे। आज उसी के बारे में जिक्र करेंगे साथियों। कुछ इस प्रकार से पहाड़ों पर बसा हुआ आइजॉल दिखाई पड़ता है, जहां 5 मार्च 1966 को सुबह 11:30 पर आसमान से आए 4 लड़ाकू विमानों ने शहर को चारों ओर से घेरते हुए बम बरसाने शुरू कर दिए। 13 मार्च 1966 तक यह बमबारी चलती रही और यह बमबारी इंदिरा गांधी जी के आदेश पर चल रही थी। ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी को यह आदेश देना पड़ा? इसके पीछे की कहानी थोड़े इतिहास से जुड़ी हुई है। क्या है इतिहास, चलिए उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं कि वर्ष 1960 में मीजो हिल्स, मिजोरम के अंदर मीजो हिल्स हैं, पहाड़ियों को मीजो हिल्स कहा गया है। असल मायने में पहाड़ी राज्य हुआ करता है मिजोरम, और यह आसाम का हिस्सा हुआ करता था। आसाम का हिस्सा होने से पहले ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र मीजो हिल्स है, यह आसाम का जब हिस्सा था, उस समय असम सरकार ने एक फैसला किया। क्या फैसला किया कि असम की भाषा है असमिया, असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया, जिसका अर्थ था जिन्हें असमिया भाषा नहीं आती या असम की भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जिसके चलते हुए 1961 में 28 फरवरी को मीजो लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या था कि मीजो हिल्स पर रहने वाले लोगों को असम की भाषा नहीं आती थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मीजो नेशनल फ्रंट, यानी कि MNF। इसके नेता थे लाल डेंगा। उन्होंने सबसे पहले शांतिपूर्वक धरने करके इस बात का विरोध किया, यानी शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने असमिया भाषा न आने वालों को राजकीय नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात का विरोध किया कि भाई सबको एंट्री दी जानी चाहिए। वर्ष 1964 में असमिया भाषा जैसे ही लागू हुई, असम रेजिमेंट से अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें अधिकतर लोग मीजो थे। यानी असम की जो पर्टिकुलर फोर्स बन रही थी उसमें से निकाल करके मीजो लोगों को बाहर कर दिया गया। इससे लोगों के अंदर और नाराजगी बढ़ गई। शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करने वाला MNF, मीजो नेशनल फ्रंट, अब हिंसा पर उतर आया। इंटरेस्टिंगली, यदि आप इस असम रेजिमेंट की कहानी सुने तो इसमें से जो बटालियन बर्खास्त हुई, यानी कि जो सैनिक बर्खास्त हुए, अब वो MNF के पास चले गए। यानी उन्हीं लोगों ने जाकर के असम रेजिमेंट के खिलाफ MNF का समर्थन कर दिया। ये थे वो नेता जो पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अपने युवाओं का चेहरा बनते बनते लाल डेंगा अपने आप में काफी हिट होने लगे। उन्होंने निकाले हुए असम रेजिमेंट के लोगों को मीजोवासी बटालियन के अंदर मिला लिया, MNF के अंदर मिला लिया और मीजो नेशनल आर्मी बना ली। यानी जो लोग रेजिमेंट से निकाले गए उनके साथ में अपनी आर्मी का गठन कर लिया गया और मीजो नेशनल आर्मी बना ली गई। जैसा मैंने आपसे कहा 1966 तक यह पाकिस्तान पूर्वी मतलब पश्चिमी तट पर पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और दूसरी तरफ म्यांमार की तरफ से था ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा इधर की तरफ ये चीन के प्रभाव में था। ऐसी स्थिति में इन मीजो उग्रवादियों को भड़काया गया। ये जो व्यक्ति यहां पर रह रहे थे इन्हें बाहर से मतलब वेपन्स सप्लाई किए जाने शुरू हुए। धीरे धीरे आज का जो बांग्लादेश है वो उस समय की मीजो नेशनल आर्मी के लिए हथियार पहुंचाने का एक सोर्स बन गया। गुपचुप तरीके से चीन भी इस मसले पर उनकी सहायता करने लगा। सुरक्षा बलों ने जब शक्ति दिखाई तो मीजो उग्रवादी या तो म्यांमार चले गए
या पूर्वी पाकिस्तान में जाकर छिप गए, दोनों तरफ जाकर के और मीजो के अंदर हिंसा करने लगे। सुरक्षा बलों ने 1963 में राजद्रोह के आरोप में लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लाल डेंगा पर चला हुआ मुकदमा सबूतों के अभाव में खत्म हुआ और 1965 में मतलब इनको कोर्ट से बरी कर दिया गया और साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। यानी एक प्रकार से भारत पर 1965, क्योंकि वो दौर बड़ा खतरनाक था, 1962 में चीन का युद्ध, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध, फिर 1971 में युद्ध, भारत ने बहुत युद्ध लड़े हैं। अस्थिरता का काल था भारत का वो। और उस समय पर भारत पर जब ये मतलब युद्ध होने शुरू हुए, पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया, तो इसी समय पर मिजो नेशनल फ्रंट को यह समझ में आ गया कि अब सरकार कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि वो पाकिस्तान से लड़ेगी कि हमारे लिए लड़ेगी। ऐसी स्थिति में एमएनएफ ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा और उनसे कहा कि मिजो देश भारत के साथ लंबे, स्थायी और शांतिपूर्वक संबंध रखेगा। ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने यहां पर मिजो देश की बात की, यानी उन्होंने अपने आप के लिए एक अलग देश मांग लिया और यह कहा कि वो दुश्मनी मोल लेगा। इसका निर्णय या मतलब शांतिपूर्वक तरीके से हमें रहना है या भारत के साथ दुश्मनी रखनी है, यह निर्णय अब भारत को करना चाहिए। कहने का मतलब आप ध्यान से समझ सकते हैं कि स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मिजो अपने आप को एक अलग देश बनाना चाहते थे। 1 मार्च 1969 को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिजो नेशनल गार्ड का निरीक्षण करते हुए आपको लाल डेंगा दिखाई दे सकते हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगाइए कि इनका पूरी तरह पाकिस्तान में एक्सेस था। आज के बांग्लादेश में उस समय पूरी तरह एक्सेस था। ये प्रॉपर तरीके से अपनी फोर्सेस बना चुके थे और मिजोरम को एक स्वतंत्र देश के रूप में बनाने के लिए तैयार हो गए थे। बकायदा इनके द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ज़ेरिको शुरू किया गया। यानी कि लाल डेंगा ने मिजोरम में रह रही भारतीय सेना को हटाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई। आपको ज्ञात होगा कि भारत जैसे ही युद्ध जीतने के बाद में हम लोग समझौता पाकिस्तान से किए। 1965 के अंदर जब युद्ध हुआ, उसका समझौता कहां हुआ? ताशकंद में हुआ, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई। मौत के 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ ने, जिसके नेता थे लाल डेंगा, उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को पत्र लिख दिया। ये सुकर्णो वही हैं जिनके साथ कभी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने नाम की घोषणा की थी। नाम बोले तो नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति, इनको साहब इन्होंने पत्र लिख दिया। कहते हैं अंग्रेज के समय भी हम लोग आजादी की स्थिति में ही रहे, यहां पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। यानी एक प्रकार से इन्होंने आसपास के लोगों को मैसेज करने शुरू कर दिए। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ म्यांमार, एक तरफ चीन, एक तरफ इंडोनेशिया। अब मिजो अपने आप को एक देश के रूप में प्रेजेंट करने लगे थे। ये वो दौर था जिस समय ये सारी स्थिति हो रही थी। शास्त्री जी की मौत थी या हत्या, इस पर हमने एक प्रॉपर सेशन इस पर आज से 6 महीने पहले किया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब जब पत्र लिख दिया गया तो 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। इंदिरा के सामने एक अलग तरह की चुनौती बनती है, क्योंकि हाल ही में जैसे ही शास्त्री जी का निधन हुआ, देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनती हैं, 4 दिन बाद ही मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकलने के लिए ऑपरेशन ज़ेरिको शुरू कर देते हैं। 28 जनवरी को यह ऑपरेशन शुरू होता है। सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई के अंदर असम राइफल्स की जो चौकियां थी, उन्हें टारगेट किया जाता है। अगले दिन यानी कि मतलब फरवरी का महीना आ चुका है, थोड़ा सा समय निकला, 29 फरवरी को एमएनएफ ने भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी। अचानक हुए ऑपरेशन ज़ेरिको के लिए मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बल तैयार नहीं थे। अब यहीं से वो स्थितियां पैदा होती हैं। क्या स्थितियां पैदा होती हैं कि मिजोरम के अंदर भारतीय सेना जो तैनात है, उसे मिजो रेजिमेंट से निकली हुई मिजो नेशनल आर्मी अब अपना टारगेट बना रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें सारे टैक्टिक्स पता थे, उन्हें यह पता था कि कहां पर क्या सुरक्षित रखा हुआ है। उग्रवादियों को देखते ही आइजोल में सरकारी खजाने सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और चंफाई लुंगलाई जिलों में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। मिजोरम पर एक पुस्तक लिखी गई निर्मल विभेदन ने, उसमें बताया गया कि एमएनएफ उग्रवादियों के मुख्य जत्था असम राइफल के ठिकाने पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि वहां से कोई भी बाहर ना निकल सके, और साथ ही साथ उस समय उन्होंने 18 लाख रुपए भी लूट लिए थे।
स्थितियां क्या बन रही थी? स्थितियां अब यह हो रही थी कि भारत के ही एक हिस्से में एक अपने आप में एक नया देश बनने की लड़ाई लड़ रहा था। असम राइफल्स के ठिकानों पर आधी रात को तेजी से हमले हो रहे थे। जवानों को हथियार लोड करने का भी समय नहीं मिल रहा था। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए थे। 6 लाइट मशीनें लूट ली गई, 70 राइफलें, 16 स्टैंड गन, ग्रेनेड फायर करने वाली राइफल सब लूट ली गई। साथ ही साथ टेलीफोन एक्सचेंज से भी संपर्क काटने के लिए उस पर हमला बोल दिया गया। जैसे तैसे बचकर 2 सैनिक भागे और उन्होंने बाकी जगह इन्फॉर्म किया कि ऐसा कुछ हो गया है। आप यहां पर पूरी तरह हथियारों के साथ लैस हुए इन उग्रवादियों को देख सकते हैं। इसके बाद एमएनएफ ने असम राइफल्स के हेडक्वार्टर पर तिरंगा उतारकर अपना झंडा फहरा दिया। उधर दिल्ली में कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने इस घटना पर तुरंत रिएक्ट करने के लिए सेना को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। फरवरी के बाद मार्च का समय शुरू हो चुका है। 5 मार्च 1966 को वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों ने आइजॉल, मिजोरम की आज की राजधानी में एमएनएफ के उग्रवादियों पर जिम्मेदारी पूर्वक बमबारी करना शुरू कर दिया। इसमें 2 लड़ाकू विमान फ्रांस में बने दैसॉल्ट के ओरेगन थे और 2 ब्रिटिश हंटर विमान थे। दैशों को भारत में उस समय तूफान के नाम से भी जाना जाता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये जो 4 विमान यहां हमला करने गए थे, उनमें से 2 के जो पायलट थे वो बाद में भारत की राजनीति में बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे। उनमें से एक राजस्थान के कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, उनके पिताजी थे स्वर्गीय राजेश पायलट, वो इसी वाले हमले में शामिल थे। और दूसरे नेता थे सुरेश कलमाड़ी, जिनका नाम भी आपने सुना होगा। यानी कि इन 4 फाइटर जेट्स के अंदर 2 पायलट बाद में भारत की राजनीति में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचे थे। असम के तेजपुर, क्योंकि उस समय तक यह क्षेत्र अलग नहीं हुआ था, असम ही था, तेजपुर, कुंभीग्राम और जोरहट से उड़ान भरने के बाद पहले इन लड़ाकू विमानों ने मशीन गन से उग्रवादियों पर फायर किया और इन लड़ाकू विमानों ने आग लगाने वाले बम भी बरसाए। यह बमबारी 13 मार्च तक चलती रही और अल्टीमेटली यहां से भागकर लोगों ने पहाड़ों में शरण ले ली। विद्रोही तितर बितर हो गए। वायुसेना की बमबारी से भारी तबाही मची और इस तबाही के चलते हुए 13 आम नागरिक मारे गए। 13 आम नागरिकों के मारे जाने पर सरकार ने इस घटना से अपना किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने केवल यहां पर रसद आपूर्ति करने के लिए विमान भेजे थे। हालांकि बड़ा सवाल बाद तक उठता रहा कि यदि रसद आपूर्ति के लिए भेजना ही था तो फाइटर जेट्स क्यों भेजे गए थे। इस विषय को लेकर के बाद में भी इंदिरा गांधी पर प्रश्न होते रहे, क्योंकि आम नागरिकों का मारा जाना, जिस प्रकार से कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि म्यांमार की सेना के द्वारा म्यांमार के तट पर मिजोरम के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों पर गोले बरसाए गए, उस बात पर हमने बड़ी निंदा व्यक्त की थी। अपन सबने चिंता व्यक्त की थी कि एक देश अपने ही नागरिकों पर गोले कैसे चला सकता है। कुछ वैसा ही भारत में माहौल बना। हालांकि यह मामला ज्यादा नहीं उठा। धीरे धीरे रिपोर्ट्स में से यह गायब होने लगा। लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि यदि इंदिरा गांधी की जगह कोई और भी होता तो फिर वो इस हिंसा से कैसे निपटता, क्योंकि अल्टीमेटली यही एक सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन तो इसका बहुत शुरुआत में भी था, जब से यह घटना शुरू हुई थी तब से ही था। सॉल्यूशन छिपा था असम के द्वारा असमिया भाषा को राजकीय भाषा बनाने में। यदि भारत के अंदर राजकीय भाषा बनाए जाने के लेकर के केंद्र सरकार तत्काल प्रभावी से तत्परता से अगर कुछ भी अपना काम दिखाती तो संभव है कि मिजो लोगों की बात, जिन्होंने 1961 से लेकर 1964 तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, उनकी बातें सुनी जाती। जब असम रेजिमेंट से लोग निकाले जा रहे थे उस समय भी इस बात पर ध्यान दिया जा सकता था कि ये लोग आगे चलकर क्या कर सकते हैं। जब घाव गहरा होता चला गया तो उसकी परिणति कुछ इस प्रकार से होकर सामने आई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मणिपुर की हिंसा एक दिन में इस विकराल रूप पर नहीं पहुंची है। लंबे समय से चला आ रहा मामला है जो अंत में जाकर फटा है। लोगों की, महिलाओं की आबरू पर सवाल खड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के जब भी आप जंगल में उठती धुआं देखें तो यह मान लें कि उससे पहले कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। इसी तरह से मिजोरम की घटना किसी एक दिन में पकड़ी हुई घटना नहीं थी। खैर, इसके ऊपर राजनीति हुई भी और नहीं भी हुई। मिजोरम के अंदर राजनीति के नाम पर क्या हुआ अब वो समझिए। लोगों का विरोध चलता रहा, लोग इस चीज को इतर तितर बितर करते रहे। बाद में जब 1986 में केंद्र सरकार और मिजोरम के अंदर मिजो शांति समझौता हुआ तो मिजोरम में इसी लाल डेंगा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया
और इन्हीं को वहां का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। 1987 में जब राजीव गांधी जी के नेतृत्व में मिजोरम के अंदर इसी एमएनएफ और लाल डेंगा के बीच समझौता हुआ, मिजोरम के अंदर एमएनएफ के नेता लाल डेंगा और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ, तो 1987 में मिजोरम को एक राज्य बनाया गया। मिजोरम में पहली बार चुनाव हुए और लाल डेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने। या तो उस समय सही थी सरकार जिस समय केंद्र के द्वारा आदेश पर वायुसेना के माध्यम से गोले बरसाए गए थे, या फिर बाद में सही थी जब लाल डेंगा को सीएम बना दिया गया। यह सब क्या था, इसकी व्याख्या संभवतया आप कमेंट बॉक्स में बेहतर तरीके से कर पाएं कि देश ने 1966 में जो गोलीबारी देखी वो सही था, या फिर वो व्यक्ति जो कि बांग्लादेश के अंदर भारत के टुकड़े करके अलग देश बनाने की मांग कर रहा था उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये सही था। ये दोनों ही बातें लंबे समय तक डिबेट का विषय रह सकती हैं। वर्तमान में डिबेट का विषय इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद में इस विषय पर चर्चा उठा दी है, लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे हैं। मिजोरम पीस अकॉर्ड हो चुका, वहां पर वर्तमान में राज्य की तरह सारे काम चल रहे हैं। राजीव गांधी जी के द्वारा, सोनिया गांधी जी के द्वारा जब ये देश के इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए तो वहां की प्रॉपर विजिट की गई, प्रॉपर लाल डेंगा को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अभी भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किए गए उस दिन को मिजोरम के लोग याद रखते हैं। इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री ने संसद में बयान देकर इस मामले को फिर से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना दिया है। इस पर विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान बांट रहे हैं। पहले कच्चा तीबू उठाकर ले आए, फिर मिजोरम उठाकर ले आए, लोगों के लिए चर्चा का पॉइंट बना दिया है। यह राजनीति है। अगर राजनीति में मणिपुर की चर्चा को लेकर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है तो फिर राजनीति के अंदर सरकार में बैठी हुई पार्टी भी अपना पूरा की पूरा जो भी सोर्सेज हैं उनका उपयोग करके जनता को अवगत करा रही है। यह सब हो क्यों रहा है, ताकि आप इस विषय पर अपनी राय बना सकें। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कोडिंग इन्वेडर ने आप लोगों के लिए जो मैंने लिंक पेश किया है वहां पर अंकित इंस्पायर इंडिया के व्यूअर्स के लिए 40% डिस्काउंट ऑफर किया है, ताकि वो डेटा साइंटिस्ट के लिए अपने आप को बहुत परफेक्ट तरीके से ज्वाइन करा पाएं। बाकी इसी विषय पर मैंने अभी हाल आपको जो जानकारी दी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। आप जाकर मुझे सर्च कर सकते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चंस रेगुलर हमारे सेशन से कनेक्टेड मिलते रहेंगे। जो भी सेशन हम लोग कर रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ यहां पर ट्विटर पर हमारी टीम के द्वारा हमारे द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं, आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। बिग अनाउंसमेंट्स में जैसा मैंने आप सबसे कहा कि हमारे द्वारा अपनी पाठशाला पर भी क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की गई है। आप में से कोई भी साथी अगर हैंड रिटन नोट्स टेस्ट सीरीज जाना चाहता है तो आप हमारी अपनी पाठशाला जो एप्लीकेशन है उस पर जा सकता है। एकलव्य बैच आरएएस के लिए नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसके अंदर फाउंडेशन कोर्स के रूप में आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स 7500 रुपए में ऑफर कराया जा रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए है। आप टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ इस पूरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को टेस्ट सीरीज के माध्यम से जांच सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।